हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब ठीक ठाक। लॉकडाउन में सब मजे में पढ़ाई चल रहा है। चलें, ठीक है। तो आज हम लोग पहुंच गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 7 पे और आज बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ पे। तो कूलम्ब्स लॉ बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत ही खास हिस्सा है। तो याद रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्ब्स लॉ को आप बड़े पेशेंस के साथ, इत्मीनान के साथ और मजे लेकर के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल नया चीज़ है। ऐसा आपको दिमाग में एहसास होगा, आपका दिल हमेशा आपको ये कहेगा कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आप ख्वाब में किसी चीज़ को देखते हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे जाते हो और आपको लगता है कि यार यहाँ पे पहले हम कभी आए हैं, लेकिन दरअसल में उस जगह पे आप कभी गए नहीं हो। लेकिन आपको लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही जगह पे हम आए, सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, ऐसा फील होता है आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उस जगह को, उस एरिया को आप विजिट किए होते हैं अपने ख्वाबों की दुनिया में, ठीक है। ठीक उसी तरह से फीलिंग यहाँ पे आएगा, लेकिन सिमिलरिटीज जो आपको एहसास होगा कि ये चीज़ हम लोग कहीं पढ़े हैं, वो आपके ख्वाबों की दुनिया नहीं था, वो आपके क्लास 11 का पोर्शन था जो ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ पे हम लोग दो चार्जों के बीच एक फोर्स काम कैसे करता है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि 23 साल की उम्र में 1665 में जिस तरह से न्यूटन ने हर दुनिया के हर दो मास के बीच लगने वाले फोर्स को बताया कि इस फोर्स का स्टाइल कैसा है, हर दो चीज दुनिया में एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से 1785 में कोलॉम्ब्स ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि कैसे दो पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स काम करता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दो पॉइंट चार्ज के बीच किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि बिल्कुल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या यूनिवर्सल फोर्स कहते हैं, जस्ट उसी स्टाइल में आज हम लोग कूलम्ब्स फोर्स को करने वाले हैं, ठीक है। तो चले बिना किसी इंतजार के जल्दी से कॉपी पेन निकाल लें और शुरू करते हैं हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसपे बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में ये जानेंगे कि 1785 में कूलम्ब ने मेजर किया एक फोर्स को, जो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता, नेचर का हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का। याद रहे कि ये फोर्स जब भी काम करेगा तो दो पॉइंट चार्ज के बीच, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। 1785 में कूलम्ब्स ने मेजर किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट द वर्किंग स्टाइल ऑफ दिस फोर्स इज सिमिलर विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उसने 1785 में ये खास तौर से देखा कि बिल्कुल 1665 में जो घटना हुई थी मास के टर्म में, चार्ज के टर्म में लगने वाला फोर्स बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। यानी वर्किंग स्टाइल जो फोर्स का है, कूलम्ब्स फोर्स का, बिल्कुल मिलता जुलता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये लॉ कहता क्या है ना। कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि फोर्स, कूलम्ब फोर्स हमेशा दो चार्ज के बीच काम करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेशंस है कि चार्जेस जो होने चाहिए वो पॉइंट चार्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज किस कदर से होनी चाहिए इस पे हम लोग लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये नियम क्या बताता है। तो लॉ बताता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो कि अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है तो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का। यानी अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएं तो फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन वहीं ये बात बताया जा रहा है कि ये फोर्स का स्टाइल ऐसा है कि दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएं तो फोर्स घटेगा और वो स्क्वायर के फॉर्म में घटेगा। यानी डिस्टेंस के स्क्वायर का फोर्स इनवर्स रिलेस प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसको समझते हैं अच्छे से कि क्या कहने वाला कूलम्ब्स ने अपने स्टेटमेंट में कूलम्ब्स फोर्स के बारे में क्या बात कही, इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट पर बात करते हैं। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। ये कभी नहीं बोलेंगे, बात हो रही है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बीच। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटे छोटे चार्ज के बीच बात हो रही है। एक छोटा सा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम्ब, 2 माइक्रोकूलम्ब, बहुत छोटे छोटे चार्जेस के बीच बात हो रही है ना। तो पॉइंट चार्जेस के केस में कूलम्ब्स लॉ वैलिड होती है। अगर हम बहुत हेवी चार्ज ले लें, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और दोनों ऑब्जेक्ट को करीब करीब रख दिए तो वो पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट नहीं होने वाला है। तो क्या हम उस हेवी ऑब्जेक्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक पॉइंट चार्ज के रूप में कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते? ऐसा भी नहीं है।
उसको हम तब ट्रीट कर पाएंगे जब एक बड़ा सा हैवी चार्ज और दूसरे हैवी चार्ज के बीच का डिस्टेंस को हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें। तो दूर तक एक बड़ा सा चार्ज होगा, एक दूर तक दूसरा बड़ा चार्ज होगा, तो दोनों चार्ज जब दूरी पे होंगे, दोनों के बीच काफी लंबा फासला होगा, उस समय दोनों एक पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। जैसे एक चार्ज को हम रख लें अपने पास, बड़ा सा चार्ज को, और दूसरे चार्ज को आप रख लो, तो वो दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासले हैं वो काफी ज्यादा हो जाएंगे, वहां पे दोनों एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट होगा। लेकिन जब आमने सामने होंगे एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए, जिसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, दोनों चार्ज के गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसको स्टेटमेंट कभी बदल नहीं सकता, स्टेटमेंट को आप अपने अंदाज में लिख सकते हो, लेकिन बात वही लिखना है। आप इसको अपने अंदाज में ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स। जो दो पॉइंट चार्जेस है वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। कब करेगा अट्रैक्ट, कब रिपेल करेगा, आपको पता है। सेम नेचर के चार्ज आएंगे तो रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर के चार्ज आए तो अट्रैक्शन होगा, है ना। तो ये दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है एक फोर्स से, which is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square distance between them। दोनों सेम बात है, अपने अपने अंदाज में लिखा, आप और भी बात बना सकते हो उसमें, आपको जो अच्छा लगे स्टेटमेंट वो नोट करोगे। जब कभी भी आपको पूछा जाए कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में बस ये बताया गया कि 1785 में ये आया और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बिल्कुल मिलता जुलता फोर्स है। कूलम्ब्स लॉ एक तरह का दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है। फोर्स कैसे काम करता है, यहाँ उसके स्टेटमेंट को देखें हम लोग। तो इंट्रोडक्शन याद रखो या ना रखो कोई बात जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट तो लिखना ही लिखना है। तो कूलम्ब्स लॉ का शुरुआत होता है स्टेटमेंट से, क्लियर है। तो यहाँ पे जो बातें कही गई है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम के। चले इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, वीडियो को पॉज करके समझते हैं उस चीज को। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेन निकाल लें और तेजी से पढ़ें ईमानदारी के साथ। देखिए समझते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक चार्ज यहां पे है, चार्जेस छोटा सा बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज यहां पे है, दूसरा चार्ज यहां पे है, क्लियर। इस चार्ज का हम नाम मानते हैं Q1, इस चार्ज का नाम मान लेते हैं Q2, और दोनों के सेंटर से डिस्टेंस हमेशा कहां से लेंगे, सेंटर से, बीचों बीच से। सेंट्रल डिस्टेंस जो है वो दोनों के बीच R है। आप सोच सकते हो कि सर अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगा। लेकिन अगर हम एक प्लस ले लें एक माइनस ले लें तो दोनों का फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के तरफ होगा। ठीक है, यानी वहां पे फोर्स अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, जब अपोजिट नेचर के चार्ज आएंगे और सेम नेचर के चार्ज आएंगे तो फोर्स रिपल्सिव होंगे। ठीक है, तो चलें क्या कहता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे हमने दो चार्जेस लिया Q1 और Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोगों ने रखा R डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का। तो फोर्स कहता है, स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। चार्जेस कौन से हैं, Q1 है और Q2 है, दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को नीचे लिखेंगे, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, एक बात ये भी याद रखेंगे कि ये फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है। चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक बात में ये भी नहीं भूलेंगे कि फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है, किस मीडियम में चार्ज को आप लोगों ने रखा है। तो फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, है ना। तो मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन चले यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्लियर है। जब कभी भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्लियर है। तो ये बन गया आपका कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आप कहोगे कि सर बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है जो दो मास के बीच काम करता है। आप लोगों ने पढ़ा था F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय R स्क्वायर।
जहां पे जी एक ऐसा कांस्टेंट था जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट का नाम से जानते थे, और वो कांस्टेंट बदलता नहीं था। मीडियम चेंज होने से वो कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ के मीडियम चेंज होने से के का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि के का एक फॉर्मूला होता है। हम लोगों ने यहाँ पे के को यूज किया एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के रूप में। के क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। वेरी गुड। के का एक वैल्यू होता है, के का न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखेंगे। के का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये के का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे हुआ यूनिट डायमेंशन पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आगे चलते हैं। याद रखना है कि के का ये वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो है वो के का उस जगह वैल्यू है जहां पे फ्री स्पेस या एयर हो, है ना। एयर और फ्री स्पेस में के का वैल्यू कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, या वैक्यूम में भी कह सकते हो। तो इस हिसाब से कूलम्ब्स का एक फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया, F = K Q1Q2/r²। ठीक है, इसको नोट करें आप लोग आसानी से। आगे चलते हैं। के का एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला ऑफ के। जो के का फॉर्मूला एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के टर्म में होता है। अब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है? ये बिल्कुल ही इंटरेस्टेड और खास टॉपिक है, जो कहीं ना कहीं इस पे हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अलग से उस पर एक वीडियो हम बनाएंगे जिसपे हम लोग बात करेंगे। तो के का फॉर्मूला जो है वो है 1/4πε0। एप्सिलॉन नोड जब लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कि ये फ्री स्पेस में है, और एप्सिलॉन m मिले तो समझ जाना है कि वो किसी मीडियम में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन नोड क्या है? ये एप्सिलॉन नोड है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम को ऑलमोस्ट हम लोग सेम ही मानते हैं, एप्सिलॉन नोड। तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि सर क्या हम F को ऐसे भी लिख सकते हैं? K के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/4π एप्सिलॉन नोड Q1 Q2/r²। क्लियर है? 1/4π एप्सिलॉन नोड K के जगह हम लोग लिख लिया, और इसको बिल्कुल यहां से कॉपी पेस्ट कर दे, Q1 Q2/r²। ठीक है, चले तेजी से नोट करें इसको। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो है के का इतना न्यूमेरिकल्स वैल्यू, एप्सिलॉन नोड का भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, है ना। उसके कुछ यूनिट डायमेंशन आएंगे, तो वो किस तरह से निकालेंगे आप लोग को सिर्फ याद नहीं रखना, उसको समझना भी है। काफ़ी सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में यूनिट डायमेंशन क्लास ज्वाइन करते करते उनका छूट जाता है, तो वो उनका कमजोरी बन जाता है। तो कमजोरी ना बनाएं, उस चीज़ को सीख लें। एक दिन में आप सीख जाएंगे, बिल्कुल 10 मिनट में सीख जाएंगे। बहुत आसान सा चीज़ है, जो सीखते हैं आपके दोस्त जाने हुए उससे समझ लें। चलें मिटाते हैं इसको। कूलम्ब्स फोर्स के कुछ सिमिलरिटीज जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता जुलता है, आज आगे हम लोग बात करेंगे उस पर कि क्या सिमिलरिटीज है क्या डिससिमिलरिटीज है, उस पर देखेंगे। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव पर्पज से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि दो चार्ज के बीच का जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं वो दोनों चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। डिस्टेंस हमने मारा था r। यहाँ पे सवाल है कि सर अगर ये दोनों प्लस प्लस रहा या माइनस माइनस रहा, है ना, दोनों सेम नेचर के रहे, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा। उस केस में फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे। याद रहे कि पहले चार्ज दूसरे को जितने ताकत से रिपेल करता है उतना ही ताकत से दूसरा भी पहले को रिपेल करता है। ठीक है, लेकिन अगर एक चार्ज हमारा प्लस रहा जबकि दूसरा चार्ज माइनस रहा, तो उस समय फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के तरफ होगा। लेकिन खास बात देखने को ये मिल रहा है कि दोनों ही केस में चार्ज अपोजिट है। कहने का मतलब यहाँ पे देखें, गौर करें, इस ऊपर वाले केस में फोर्स एक इस तरफ है, दूसरा फोर्स उस तरफ है। एक फोर्स इस तरफ है, दूसरा फोर्स उस तरफ। ध्यान से देखें, एक फोर्स इस तरफ का है जब ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, अपने से दूर कर रहा होगा, और जब ये इस चार्ज को रिपेल कर रहा होगा उस समय फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है। क्लियर है? लेकिन जब एक प्लस और एक माइनस अट्रैक्टिव नेचर का है, उस समय भी ध्यान दें कि एक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, बिल्कुल इस तरफ, दूसरे का डायरेक्शन इस तरफ है। तो फोर्स तो हमेशा ही, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, अपोजिट ही हैं।
लेकिन खास बात उसमें यह है कि जब रिपल्सिव फोर्स होता है तो फोर्स एक दूसरे से दूर होते हैं। रिपल्सिव के केस में फोर्स एक दूसरे से दूर होते हैं, जबकि अट्रैक्टिव के केस में फोर्स एक दूसरे के तरफ होता है। अट्रैक्टिव के केस में फोर्स एक दूसरे के तरफ होता है। ठीक है, ये याद रहेगा। दूसरा चीज कि एक सेंट्रल फोर्स है, ये फोर्स जब भी काम करेगा तो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के सेंटर से जो लाइन दोनों चार्ज को जोड़ता है उन्हीं के बीच काम करेगा। ये एक सेंट्रल फोर्स भी है। ठीक है, जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे तो कंक्लूजन में इन सभी बातों को हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा फॉर्मूला कि एफ का कूलम्ब्स फॉर्मूला हमारे पास बच गया, बन गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। अगर ऐसा हो कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, Q1 Q2 बराबर हो जाए, तो आप Q1 Q2 मत लिखो ना, उसको फिर Q लिखो, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा के Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जैसा कि अभी हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि हम के जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये तो Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर उतर गया, और के का वैल्यू हमने बताया था फॉर्मूला भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर के का हम डायमेंशन यूनिट कैसे निकालेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से शुरू होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए गौर करें, अगर के का आपने को चाहिए तो के को अलग करो यहाँ से, है ना। के का फॉर्मूला क्या बनेगा, के इज इक्वल टू होगा एफ आर स्क्वायर, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाई चार्ज नीचे चला जाएगा, चार्ज का स्क्वायर। भाई बताओ फोर्स का यूनिट क्या होगा, पहले सा यूनिट। सर फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, वेरी गुड। डिस्टेंस का क्या होगा, सर डिस्टेंस का होता है मीटर, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर। चार्ज का क्या होगा, सर चार्ज का कूलम है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्या यूनिट बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के का यूनिट याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला करते हैं। क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, किसका, के का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। ये हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे शुरू करते हैं डायमेंशन। चलें तेजी से देखें, है ना। के का डायमेंशन क्या होने वाला है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, सर होता है MLT - 2। ओके, डिस्टेंस का क्या होता है, सर डिस्टेंस का तो L होता है, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया। चार्ज का AT या IT, है ना, उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे चलें, ध्यान से समझेंगे। चलें M एक है, M हमने लिख दिया। देखो M के बाद और कहीं M तो नहीं है, नहीं है। L पे बात करते हैं। L कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ L का पावर 1 है, यहाँ L का पावर 2 है, कितना हो गया L3। अब T पे बात करते हैं। T यहाँ पे -2, T यहाँ है, T ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, T का पावर +2 ऊपर जाएगा -2 और -4। अब बात करते हैं A पे। A कहाँ है, A यहाँ, A का पावर ऊपर कर दो, A का पावर -2, तो ml3 T टू द पावर -4 A टू द पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया किसका, के का। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि सर इसी तरह से वैल्यू पूछा जा सकता है, यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है किसका, एप्सिलॉन का भी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन को भी देख लें, आप गौर करें यहाँ पे कि आप देख रहे हो कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। डायरेक्ट लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट और k के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, है ना, क्योंकि ये तो 1/4 पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट टर्म है, तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एप्सिलॉन नॉट का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एप्सिलॉन का बिल्कुल इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स का मतलब जस्ट उल्टा। तो अगर हम यूनिट बात करें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट हम लिख रहे हैं मतलब फ्री स्पेस में लिख रहे हैं, किस स्पेस, फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम में हमारा मीडियम माना जा रहा है। ठीक है, तो जस्ट अगर यहाँ न्यूटन है तो यूनिट इसका हो जाएगा, न्यूटन को उलट देंगे पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, कूलम का पावर -2 कूलम का पावर +2 हो जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, यूनिट किसका, एप्सिलॉन नॉट का। इसी तरह अगर डायमेंशन देखें, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो,
किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो क्या होने वाला है, ध्यान दोगे, यहाँ m टू द पावर 1 है, यहाँ हो जाएगा m टू द पावर -1, l का पावर 3 है प्लस में, यहाँ हो जाएगा -3, t का पावर -4 है, t का पावर +4 हो जाएगा, a का पावर -2 है, a का पावर +2 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अगर हम उलट दें, इन्वर्स कर दें, है ना, इन्वर्स रिलेशन है, तो इसका उलट देंगे तो यूनिट निकल जाएगा एप्सिलॉन का, इसको पलट देंगे तो डायमेंशन निकल जाएगा एप्सिलॉन का। क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू पे, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तेजी से नोट करें इसको, कर लिया आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। जैसा भी आप लोग को बताया गया कि फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर में k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सर आपने अभी k के बारे में बताया था कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी इसको लिख सकते हैं, तो इतना भी इज इक्वल टू लिख सकते हो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए अपने को ऐसा करना है कि इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अपने को निकालना है ना। तो एक काम करो, एप्सिलॉन को यहाँ करो तो बाकी टर्म को इधर ले आओ। क्लियर है, एप्सिलॉन को यहाँ करने वाले, बाकी को नीचे लाने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, यहाँ आ गया 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप पुट कर सकते हो आसानी से, 4 पाई 3 × 3.14 इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, 10⁻⁻9 है, सॉरी 10⁻+9 है और 1 के नीचे है, 1 से छोटा टर्म आएगा, मतलब बहुत छोटा टर्म आएगा, ऊपर करो इसको -9 होगा, मतलब ओवरऑल इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 8.85 × 10⁻12। ऑर्डर चेंज होगा, पॉइंट आप शिफ्ट करके ऑर्डर चेंज कर सकते हो, पॉइंट में बहुत ज़्यादा छोटा टर्म आएगा, पॉइंट को शिफ्ट करोगे 8.85 आएगा, 10⁻, ऊपर जाएगा 9 जो है वो बढ़ जाएगा, -12 होगा जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू को पॉइंट के टर्म में शिफ्ट करोगे, तो इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि k का वैल्यू इतना है, k क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आगे वो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, इसका वैल्यू इतना होता है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लें इसको, नोट कर लिया वीडियो को पॉज करके, चलिए वेरी गुड, वीडियो को पॉज करें, नो करते हैं। अब आगे चलें, कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं, बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट है यहाँ पे। तो भाई हम लोग इस फोर्स का अब हमेशा यूज करेंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मेरे साथ बोलो, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जब कभी भी एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, तो उसे फोर्स के कुछ खास हिस्से पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर ऐसा हो जाए, K का वैल्यू याद है ना, कितना है बोलिए, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये K का वैल्यू है, याद रखना। वेरी गुड। अगर ऐसा हो जाए कि Q1 Q2 दोनों बराबर हो जाए, तो दोनों को क्यों मान लें, और दोनों चार्ज जो है वो 1 कूलम हो जाए, कितना हो जाए, 1 कूलम, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन जो है R क्या है, सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर हो जाए। मतलब अगर दोनों चार्ज यूनिटी के बराबर हो जाए, दोनों चार्ज 1 कूलम और 1 कूलम हो जाए, है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाए 1 मीटर, ऐसा समझ लो कि ये जो चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ये चार्ज 1 कूलम है, ये भी चार्ज 1 कूलम है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। क्लियर है, समझेंगे तेजी से। तब क्या होने वाला है फोर्स, तब फोर्स क्या होगा, तब आप लिखोगे F = K Q1 Q2 के जगह 1 × 1, 1 कूलम इंटू 1 कूलम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। तो उस समय F = आ गया K, और K का वैल्यू आपको पता है, तो K का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻⁹
9, लेकिन आप फोर्स का यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन। आप करके भी देख सकते हो, न्यूटन ही आएगा फोर्स का यूनिट, बाकी इधर टर्म कटेंगे उठेंगे, क्या आएगा, न्यूटन। तो फोर्स का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन, यानी फोर्स के बराबर का न्यूमेरिकल टर्म के बराबर आया। के का न्यूमेरिकल टर्म भी इतना ही था न्यूमेरिकल वैल्यू, वो यूनिट अलग है, यूनिट यहाँ पे न्यूटन होगा फोर्स का। ये क्या बता रहा है, इसको समझें कि 9 × 10⁹ न्यूटन जो फोर्स आया वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज को आसानी से समझिए, ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये है कि जब अगर हमारे दरमियान दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी के बराबर है, यानी दोनों 1 कूलम है, Q1 और Q2 कितने हैं, 1 कूलम है, 1 कूलम ये भी है, दूसरा भी 1 कूलम है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो याद रखेंगे कि उस समय आप कह सकते हो 1 कूलम चार्ज इज द मच स्ट्रॉन्गर चार्ज। 1 कूलम चार्ज काफी स्ट्रॉन्ग चार्ज होता है, जो दूसरे 1 कूलम चार्ज को अपने से अगर रिपेल करे तो वो इतने फोर्स से रिपेल करेगा। कितने फोर्स से रिपेल करेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स से रिपेल करेगा। यानी अगर हमारे पास दो चार्ज 1 कूलम के हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा या ये इस पे जो फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे को जिस बल से रिपेल करेगा वो बल होगा 9 × 10⁹ न्यूटन। क्या होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। क्लियर है। तो याद रखना है कि 9 × 10⁹ न्यूटन एक ऐसा फोर्स है जो 1 कूलम चार्ज को एक दूसरे से रिपेल करने वाला है, या 1 कूलम चार्ज एक ऐसा चार्ज है, 1 कूलम चार्ज जो जब भी एक दूसरे को रिपेल करेगा तो कितने बल से करेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन से करेगा। मतलब 1 कूलम चार्ज इज द मच स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ज विच रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन। क्लियर है। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। चलिए अब इसको हम लोग देखें ध्यान से, यहाँ पे इस चीज को गौर करें कि हमारे पास एक फॉर्मूला है F का K/Q² जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या हुआ, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एक रिलेशन है। इसको ग्राफ में समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन F एंड R, यानी फोर्स और सेपरेशन, दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। देखिए ग्राफ, मान लेते हैं इस एक्सिस में हम R को लेते हैं और R डिस्टेंस है या सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है, और यहाँ पे हम इस एक्सिस में फोर्स को लेते हैं। क्लियर है, समझेंगे। अगर इनवर्स स्क्वायर है, इनवर्स रिलेशन और स्क्वायर भी है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। समझे इस चीज को, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ये ग्राफ ऐसे इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स जो है क्या होगा, घटते जाएगा। धीरे धीरे फोर्स क्या होगा, घटते जाएगा। डिस्टेंस यहाँ था, फोर्स यहाँ था, डिस्टेंस यहाँ होगा, फोर्स यहाँ हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ, फोर्स यहाँ, डिस्टेंस यहाँ, फोर्स यहाँ। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी इनवर्स रिलेशन है और स्क्वायर के फॉर्म में भी रिलेशन। स्क्वायर फॉर्म में रिलेशन, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, जैसे ऐसे समझो, फर्स्ट क्वेश्चन मान लो कि इफ द सेपरेशन between the 2 point charges is half, then force is, क्वेश्चन को समझें, अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच के दूरी को अगर हम आधा कर दें तो फोर्स क्या होगा। भाई बेसिक सा चीज है ये सब, बच्चों वाली सेरेलैक्स लेवल का ये सब क्वेश्चन है। किस लेवल का है, सेरेलैक्स। हॉर्लिक्स लेवल का भी नहीं, बच्चे सेरेलैक्स कब खाते हैं, किस एज में, उसी एज का ये क्वेश्चन है। दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को अगर हाफ कर दें तो फोर्स क्या होने वाला है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम क्या बताया था आपको, F = K/Q1 Q2/R²। R कितना है, हाफ। हाफ का स्क्वायर करोगे क्या होगा, नीचे होगा ऊपर K/Q1 Q2, यहाँ हो गया 1/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो फोर्स क्या आ गया, ये 4 जैसे ऊपर जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स
आंसर क्या हो गया 4 टाइम्स। अच्छा आप देखो, नोटिस करो, अब इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फील करने की कोशिश करो कि हमने डिस्टेंस को आधा किया। डिस्टेंस को क्या किया, इफ द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज हाफ, डिस्टेंस को आधा किया हमने, और हमने क्या पाया कि फोर्स हमारा 4 गुना मिला, यानी 2 गुना भी नहीं 4 गुना। अगर डिस्टेंस कम कर रहे हैं, फोर्स 4 गुना बढ़ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनवर्स रिलेशन स्क्वायर के फॉर्म में काम कर रहा है। इसी तरह सोचो कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, डिस्टेंस को क्या करें, यहां डबल कर दें, 2 लिखें तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, डबल कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, नीचे यहाँ पे 4 बचेगा, यानी 1/4 टाइम्स। फोर्स क्या हो गया, 4 गुना घट जाएगा। दूरी को 2 गुना करेंगे, फोर्स 4 गुना घट जाएगा। दूरी को आधा करेंगे, फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम 1/3 कर दें, 2 चार्ज के बीच के डिस्टेंस को 1/3 कर दें, 1/3 1/3 1/3 कर दें, तो फोर्स 9 टाइम्स हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा 1/9, 9 ऊपर जाएगा 9 टाइम्स, फोर्स क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम फोर्स दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को 1/3 ना करके 3 गुना कर दें, क्या कर दें 3 टाइम्स कर दें, तो 9 टाइम्स जो है वो फोर्स घट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को फील करना है। जैसे फोर्स हाफ हुआ, 4 गुना हो गया, सॉरी डिस्टेंस सेपरेशन 2 चार्ज के बीच हाफ हुआ, 4 गुना हो गया। 1/3 होगा, 9 टाइम्स हो जाएगा फोर्स। कहीं ना कहीं हम घटाते जा रहे हैं, फोर्स 2 गुने के टर्म में बढ़ता जा रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ता जा रहा है। इनवर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर आप दूरी को घटा रहे हैं, फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब दूरी को बढ़ाएंगे तो उसी फॉर्मेट में फोर्स घटेगा। क्लियर है? तो आज के वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे बात किए, और अगले क्लास में इस पे कुछ सवाल होंगे, और डायलेक्ट्रिक मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसपे हम लोग एप्सिलॉन नोट के टर्म में कहीं लिखे हैं, उस पे भी बात होने वाली है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मजे लेकर के पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।